So I hope everyone is ready, and right now we are gonna be getting the class started. Are you ready, Shiv, Jay, both of you? Yes, sir. The very first thing we are gonna be doing in this class, getting all the things revised, because there has been a huge gap, like around 5 days or so. Continuously we didn't study anything at all. So today we are gonna be first of all revising all the things. कोई confusion topic में हो तो आप बता देना सर यहाँ पर confusion है. We will be clearing that, and after that we are gonna be going ahead. Is that clear? Yes, sir. Okay, talking about the topics, first of all this is day 11. Day 10 तक आपने क्लासेस कवर कर ली है. Day 11 सबसे पहले अगर शुरू में देखा तो सबसे पहले आपने टू बी टू हैव के बारे में देखा. कुछ या कहीं की बात करते हो तो वहाँ पर टू बी लगा दोगे. अगर कुछ पास होने की बात करें तो वहाँ पर टू हैव लगा दोगे. डायरेक्टली इनडायरेक्टली दैट डजंट मैटर. आगे बढ़ते दिन आपने क्वांटिफायर्स के बारे में देखा, जो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं. क्वांटिफायर्स वो कराते हैं जो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं. तो अल्टीमेटली अगर ये भी नहीं पता तो आपको इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि सम, एनी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मैनी, सो मैनी, टू मैनी, अ फ्यू, वेरी फ्यू, इनफ. एंड बहुत ही ज़्यादा आसान है. इसमें याद बस इतना रखना है कि काउंटेबल में, काउंटेबल मतलब जिसे गिन सकते हो, तो काउंटेबल में मैनी होता है, अनकाउंटेबल में मच हो जाता है. काउंटेबल में अ फ्यू होता है और वही अनकाउंटेबल में लिटिल हो जाता है. तो दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी की सारी चीज़ें आसानी है. जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड. दिस वर्ड्स आर रियली प्रीटी मच इंपॉर्टेंट. एक जो एक्सेप्शन है यहाँ पर, एनी का यूज होता है सिर्फ निगेटिव एंड क्वेश्चन में बनाने में. ठीक है, जब आप निगेटिव सेंटेंस की बात करोगे तो जब क्वेश्चन बनाओगे वहाँ पर एनी का यूज़ होगा. कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनको हम आगे चल कर डिस्कस कर लेंगे. आगे बढ़ते. देन विद, विदाउट, आफ्टर, बिफोर, सारे प्रीपोजिशंस. जस्ट लर्न ऑल दीज प्रीपोजिशंस. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. देन आपने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव केस के बारे में देखा. इजी है. सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, पॉजिटिव केस में हम अधिकार बताएंगे. उसके भी दो सेक्शन आ जाते हैं. पहला माई, हिज, हर वाला, और दूसरा होता है माइन, हिज, हर्स वाला. तो अल्टीमेटली मैंने बोला इनको, एक को बोल दो वीक हो गए, दूसरे को बोल दो स्ट्रॉन्ग हो गए. स्ट्रॉन्ग वाले अकेले आएंगे, वीक वाले किसी के साथ आएंगे. लाइक पहली कैटेगरी यहाँ पर मैं बोलूँ तो यहाँ पर हमेशा आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा. माई बुक, हिज बुक, हर बुक, इट्स बुक, अवर्स बुक. लेकिन माइन, हिज, हर्स, इनके बगल में कुछ नहीं लगता. इज दैट क्लियर? Yes, sir. So these things are easy peasy. Alright, here we are. So first of all, we have gone through all these things, subjective, objective and possessive case. आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट दैट्स गोना बी द स्पेशल यूज ऑफ इट. कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. क्लॉक टाइम से स्टार्ट होगा, लॉन्ग पीरियड तक जाएगा. उसके बीच में जो कुछ भी आ जाए सब में आपको इट लगा देना. अपार्ट फ्रॉम इट, डे, नाइट, लाइट, डार्क, हॉट, कोल्ड, ये कुछ स्पेशली मीनिंग से जिनको आपको याद कर लेना है. मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, इन सब में भी इट का यूज होता है. सिंपल है. और अल्टीमेटली अगर देखोगे सभी टाइम से रिलेटेड है. Okay, then you learned about telling time, how to tell time, you know about all these things. Then the best thing आपने देखा कि to be के बगल में वर्ड्स लगाते जाओ, नए नए रूल्स बनते चलेंगे. to be प्लस ready to, free to, excited to, born to, bound to. एंड करना क्या है यहाँ पर, आपको सिर्फ वर्ड को मीनिंग को याद कर लेना है. एंड प्रीटी मच गुड. ओके, देन यू लर्न अबाउट मॉडल्स. मॉडल्स में भी यहाँ पर आपने देखा कैन, कुड, विल बी, एबल टू, एबिलिटी बताता है. सेम इसी तरीके से इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी प्लस एबल टू, ये भी एबिलिटी बताता है. सो अल्टीमेटली दोनों का मतलब सेम हो जाएगा. यहाँ पर हैव टू, हैज टू, हैड टू, इनका मतलब होता है पढ़ता है, ना है. एंड इज, एम, आर, वाज, वर प्लस टू, इसका भी मतलब होता है सिर्फ ना है. तो अंतर सिर्फ इतना है कि हैव टू, हैज टू का मतलब होता है पढ़ता है, ना है, और इसका मतलब सिर्फ होता है ना है. तो इसका मतलब हो गया पढ़ता और ना दोनों, और इज, एम, आर वाला सिर्फ नाउ. तो दिस इज द मेनली डिफरेंस. तो अगर ना वाले मीनिंग बनाए तो दोनों में से किसी में बन जाएगा. अगर पढ़ता आ गया लास्ट में तो सिर्फ हैव टू, हैज टू में बनाओगे. यूज टू की जगह आप वुड लगा सकते हो. सिंपल सी बात है, देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम. So these are the things that you have learned. I'm just revising all the things. If you have any confusion, you can let me know. Otherwise, we'll be going ahead. Then आपने स्पेशल यूज देखा मे, माइट, मस्ट का, कि कहीं पर भी विल आ जाए, किसी भी सेंटेंस में विल आ जाए, वहाँ पर मे, माइट, मस्ट लगा देना. और हिंदी सेंटेंस में कुछ नहीं करना. मे के लिए शायद अलग से ऐड कर देना है, शायद. माइट के लिए शायद ही अलग से ऐड कर देना है, शायद ही. एंड मस्ट के लिए जरूर अलग से ऐड कर देना है. एग्जैक्टली. आगे मूव करते हैं. देन यू लर्न अबाउट कि विल बी, विल हैव. जैसे विल के बगल में वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगती है. तो वर्क, जैसे मैंने बोला विल गो जाएगा, विल कम आएगा, विल डांस नाचेगा. ठीक है ना. तो विल के बगल में मैं क्या लगाता हूँ, वर्क की फर्स्ट फॉर्म. सेम इसी तरीके से जितने भी मॉडल्स आपने देखे थे उनके बगल में भी हम सारे बगल में वर्क की फर्स्ट फॉर्म ही यूज किए थे. अब वर्क की फर्स्ट फॉर्म जैसे कोई भी, गो, कम, डांस, कुछ भी आ सकती है. सेम उसी तरीके से वर्क की फर्स्ट फॉर्म वी भी आ सकती है और वर्क की फर्स्ट फॉर्म हैव भी आ सकता है. ठीक है ना. अब अंतर क्या, बी आएगा तो कुछ या कहीं होना बताएगा, हैव आएगा तो कुछ पास होना बताएगा. तो विल बी गागेगी, विल गागेगी, विल बी होगा, एंड विल हैव पास होगा. सिमिलरली कैन सकता है, कैन बी हो सकता है, कैन हैव पास हो सकता है. कुड, अगेन यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी की बात करते हो. जब आप एबिलिटी की बात करते हो वहाँ पर कुड का मतलब होता है सकता है, सॉरी सकता था. कीप इन माइंड कि व्हेनेवर यू टॉक अबाउट एबिलिटी, अगर आप एबिलिटी की बात करते हो तो आपने देखा था कैन, कुड, विल बी एबल टू, जहाँ पर कुड का मतलब होता है सकता था, कुड का मतलब होता है सकता था. लेकिन जब आप एबिलिटी की बात करोगे, अगेन रिपीटिंग, जब आप एबिलिटी की बात करोगे, सॉरी जब आप पॉसिबिलिटी की बात करोगे वहां पर कुड का मतलब होगा सकता है. इज दैट क्लियर? वहां पर कुड का मतलब होगा सकता है. कब? जब आप पॉसिबिलिटी की बात करोगे तब.
तो कैन मतलब सकता है, कैन भी हो सकता है, कैन है पास हो सकता है। सिमिलरली कुड भी मतलब सकता है, कुड भी हो सकता है, कुड है पास हो सकता है, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी की बात करें इसलिए। बाकी सब कुछ आसान ही है। यहाँ पर देखो विल बी एबल टू पाएगा, विल बी एबल टू बी हो पाएगा, विल बी एबल टू हैव हो पाएगा। शुड चाहिए, शुड बी होना चाहिए, शुड है पास होना चाहिए। इस तरीके से आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पर जो एक स्पेशल आपको याद रखना है दैट इज दिस वन। हैव टू हैव का मतलब होता है होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो हैज़ टू हैव, हैज़ टू हैव होना चाहिए, और हैड टू हैव होना चाहिए था, और विल हैव टू हैव की एग्जैक्टली यहाँ पर मीनिंग निकलती नहीं है हैव के सेक्शन पे। तो इसको आपको ध्यान रखना कि हैव टू हैव पास होना चाहिए एंड हैड टू हैव पास होना चाहिए था। इज दैट क्लियर? So these are the things that you have to you guys have to keep in mind, and remaining things are easy peasy. यहाँ पर मैंने हिंदी मीनिंग भी दे दी है सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो इनकी प्रैक्टिस करते समय। तो यहाँ पर कुड वाला सेक्शन देना, कुड कैन और कुड वाला दोनों सेक्शन की मीनिंग सेम ही है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी बताने का काम आते हैं, वहाँ पर दोनों का मतलब सेम होता है। कैन कुड हो सकता है, कैन हैव कुड हैव पास हो, कैन हैव कुड हैव पास हो सकता है, कैन भी कुड भी हो सकता है, सिंपल है। हैव टू हैव, हैज़ टू हैव का पास होना चाहिए, हैड टू हैव पास होना चाहिए था। यूज टू हैव वुड भी लगा सकते हो, तो यूज टू भी या तो वुड भी हुआ करता था या तो होता था, यूज टू हैव वुड हैव पास हुआ करता था, पास होता था। बाकी सारे सारे रूल को फॉलो करेंगे। दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स जो पिंक कलर में है, उनको आपको अलग से याद कर लेना है, एंड दैट इज इट। सो आर यू गाइस रेडी नाउ? Yes, sir. इतनी सारी चीजें से देखा सर, एंड नहीं करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू आस्क क्वेश्चंस एंड यू गाइस हैव टू आंसर देम, बट मेक श्योर जितनी भी चीजें अभी तक हमने कवर किया वो सारी बनती हैं। या ये जैसे शुड हैव मींस भी पास होना चाहिए है, और हैज टू बी में भी पास होना चाहिए। दिस इज काइंड ऑफ एडवांस लेवल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है वेदर यू आर गोना बी यूजिंग दैट और नॉट। जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, तो या तो बोलो यू शुड हैव मनी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यू शुड हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। और ये तो बोल सकते हो यू हैव टू हैव मनी। इज दैट क्लियर? Yes. अब अंतर क्या दोनों में? अंतर है, यहाँ पर भी मैंने बोला पास होना चाहिए, यहाँ पर भी मैंने बोला पास होना चाहिए। अंतर इनकी मीनिंग में हो जाएगा, क्योंकि अगर बोलते हो कि यू शुड हैव मनी, यहाँ पर आप एडवाइस दे रहे हो, ठीक है ना। क्या बता रहे हो? एडवाइस दे रहे हो कि भैया तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं अगर पास होना चाहिए बोल रहा हूँ तो उसका एक ही मीनिंग निकलेगा। हिंदी में एक पर्टिकुलर वर्ड की बहुत सारी मीनिंग हो सकती हैं। तो जैसे मैंने बोला तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, तो इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। पहला सलाह दे रहा हूँ कि भैया तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, तो अगर सलाह दे रहा हूँ तो वहाँ पर आप बोलोगे यू शुड हैव मनी। अगर यहाँ पर कंपल्शन की बात कर रहा हूँ, मजबूरी की, क्योंकि आपको पता है कि हैव टू का यूज होता है मजबूरी के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप Yes. कंपल्शन की बात करो, मजबूरी की, भैया तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, मजबूरी है, तो वहाँ पर बोलोगे यू हैव टू हैव मनी या तो ही हैज टू हैव मनी। इज दैट क्लियर? Yes. एनी कंफ्यूजन? No. नो दोनों का मतलब चाहिए होता है, लेकिन चाहिए में अलग अलग। पहले वाले में एडवाइस देते हो, सलाह देते हो, दूसरे वाले में मजबूरी या तो जिम्मेदारी को बताते हो, कंपल्शन को बताते हो, भैया ये होने चाहिए। जैसे आप बोलते हो कि मुझे खाना खाना पड़ता है, मजबूरी बता रहे हो ना, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मेरे पास मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं, तो यहाँ पर आप मजबूरी बता रहे हो। सेम इसी तरीके से चाहिए भी बोलोगे, लेकिन वहाँ पर भी आप मजबूरी बता रहे होगे। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. ओके, सो लेट्स गो एंड आगे मूव करते हैं। बाय द वे इन स्पोकन यू कैन जनरली यूज, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। Let's go ahead and now it's time to ask questions. You guys have to do your best to answer the questions. अगर फिर भी कोई confusion तो आप बता सकते हो, otherwise we'll be going ahead now. No, sir. Let's have a look at the topics since the beginning. Let's have a look one more time and then we'll be going ahead. सबसे पहले to be to है, quantifiers, prepositions, subjective, objective and possessive case, special use of it, how to tell time, टू बी प्लस रिमेनिंग वर्ड्स, जो भी वर्ड्स हैं आपके सारे सारे। यहाँ पर एक और वर्ड्स को ध्यान रखना, बिजी भी होता है। बिजी के बगल में डायरेक्टली वर्ब के साथ एनजी लगाते हो, जो मैंने लास्ट में यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया है। आगे बुक करते हैं। मॉडल्स के बारे में आपने देखा, इंटरमीडिएट मॉडल्स में भी देखा कि ये सारी की सारी चीज़ें, देन बी और हैव अलग से ऐड कर दिया। आपके पास ये सारी मीनिंग है आ गई। नाउ व्हाट वी आर गोना बी डूइंग, आई एम गोना बी आस्किंग क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम। डू योर बेस्ट टू आंसर देम। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन लेट मी नो। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट्स गोना बी लाइक राम डांस कर सकता है, क्या बोलोगे? राम कैन डांस, राम डांस कर सकता है, राम कैन डांस। तुम कूद सकते हो, You can jump. यू कैन जंप। तुम नदी में कूद सकते हो, यू कैन जंप इन द रिवर। यू कैन जंप इनटू द रिवर। अब प्रीपोजिशन के बारे में आगे चल के बात करेंगे। बाय द वे अगर किसी चीज के अंदर मोशन पे जाते हो वहां पर इनटू का यूज होता है, तो यू कैन जंप इनटू द रिवर। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज वह इंग्लिश सीखता है, सॉरी वह इंग्लिश सीख सकता है। कम ऑन, ही कैन लर्न इंग्लिश। उसे इंग्लिश सीखना चाहिए, It should learn. ही शुड लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश सीखा करता था, He used to learn. ही यूज्ड टू लर्न इंग्लिश। वह पिछले साल इंग्लिश सीखा करता था, He used to learn English ही यूज्ड टू लर्न इंग्लिश लास्ट ईयर।
Is that clear? Last. He used to learn English last year. So you have to see how we are adding the things. क्योंकि एक छोटा सा सेंटेंस होता है, जैसे मनोरा ही कैन लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख सकता है, ये मेन सेंटेंस है. अब इसके आगे बड़ा थोड़ा थोड़ा ऐड करते करते कितना भी बड़ा बना दो, इट कंप्लीट डिपेंड्स ऑन यू. तो ही यूज्ड टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखा करता था, वह पिछले साल इंग्लिश सीखा करता था. ही यूज्ड टू लर्न इंग्लिश लास्ट ईयर, वह पिछले साथ तुम्हारे साथ इंग्लिश सीखा करता था. हाउ विल यू से? He used to learn English last year. He used to learn English last year, तो he used to learn English with you, तुम्हारे साथ last year. Is that clear? Yes. Something like this you can translate the sentence. राम को जाना था. Ram had to go. राम had to go. राम को वहाँ जाना था. Ram had to go there. राम had to go there. राम को वहाँ जाना था. Simple. And if I say कि राम को तुम्हारे बिना वहाँ जाना था, तो क्या बोलोगे? Ram had to go there without. राम had to go there. Without का मतलब होता है कि बिना, तो राम had to go there without you. Simple. Okay. तुम यह बुक खरीद सकते हो. You can buy. You can buy this book. This book. Okay. वह एक बुक खरीदने वाला था. He was about to, ठीक है ना, he was about to buy a book. तो he was about to buy a book, वह एक बुक खरीदने वाला था. वह एक बुक खरीदने वाला होगा. He will be about to buy a अब यहाँ पर आप going to का भी यूज कर सकते हो. he will be going to, अब buy की जगह purchase का यूज कर सकते हो. he will be going to purchase a book, ऐसे भी बोल सकते हो. yes or no? he will be going to purchase a book, वह एक बुक खरीदने वाला होगा. Similarly if I say like तुम्हें लिखने की जरूरत है. You need to write. You need to write, तुम्हें लिखने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा जन्म लिखने के लिए हुआ है. Because you born on. You are born, क्या बोलोगे? You are born. You are को शॉर्ट कर दो. You are, इसे बोल दोगे सिंपली your. तो you are born to write. You are born to write. कुछ इस तरीके से. तो you need to write because you are born to write. Okay? मुझे जानना है क्योंकि मुझे जाने की जरूरत है. I have to go because I have to go because I need to go. And focus on the sentences that I am speaking and try to translate them. And it's really important to translate as soon as possible. As you got the sentence, you have to translate that. तो sorry, मुझे जाने की जरूरत है. I need to go क्योंकि मुझे जाना है. Because I have to go. चलो ठीक है. Oh sorry, I have to go because I need to go. I need to go. Next sentence and that's gonna be like वह इंग्लिश उसे इंग्लिश जरूर पढ़ाना चाहिए. उसे इंग्लिश जरूर पढ़ाना चाहिए. He need to teach English. He must teach English. उसे इंग्लिश जरूर पढ़ाना चाहिए. उसे हमें इंग्लिश जरूर पढ़ाना चाहिए. He must. He must teach us English. Is that clear? Yes. तो he must teach us English. अब यहाँ पर चाहो तो us को लास्ट में भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि he must teach English to us. मैंने बताया था कि अगर कभी कुछ, अगर आपके पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ आना लगे, कोई चीज़ आपके पास आती है, वहाँ बटू लगा दो. और आपको लगता है किसी के लिए कोई काम करे, वहाँ पर फॉर लगा दो. जब आप बोलते हो कि ही मस्ट टीच इंग्लिश टू अस, मतलब जब वो इंग्लिश पढ़ाएगा तो इंग्लिश की नॉलेज मेरे पास आएगी, राइट, हमारे पास आएगी, इसलिए वहाँ पर हम टू लगा रहे हैं. इज दैट क्लियर? Yes. So कोई कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड. वन मोर एग्जांपल I'd like to give over here. Like suppose I'm giving saying that मैं तुम्हें पैसा उधार दे रहा हूँ, क्या बोलोगे? सॉरी, मैं तुम्हें पैसा उधार देने वाला हूँ. I am about to lend money. you money. I'm about to lend you money. मैं तुम्हें पैसा उधार देने वाला हूँ. अल्टीमेटली क्या करना है कि जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, जो स्पेशली नाम वाला ऑब्जेक्टिव केस होता है, ज़्यादा ग्रामर में नहीं जाएंगे, उसको मेन वर्ब के बगल में लगा दो, टेंशन ही नहीं. और चाहो तो लास्ट में भी लगा सकते हो. दो ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर, यू और मनी दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट है. जब दो ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए तो वहाँ पर आगे पीछे उनका सीक्वेंस कर सकते हो, डिपेंड करता है कैसे करना चाहते हो. अगर लास्ट में यू को लगाओगे तो आप बोलोगे आई एम अबाउट टू लेंड मनी. यहाँ पर टू यू अलग से लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब पैसा उधार दोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास पैसा आएगा. एंड दैट इज वाई वी आर यूजिंग टू ओवर दैट. इज दैट क्लियर? Yes. लेकिन जब मैं यहाँ पर बोलूँ कि पापा मुझे एक कार खरीदेंगे, तो क्या बोलोगे? फादर विल बाई मी अ कार. इज दैट क्लियर? फादर विल बाई मी अ कार. पापा मुझे एक कार खरीदेंगे. ठीक है ना? अब यहाँ पर पास भेजने की बात नहीं हो, बस ये बता रहा हूँ कि पापा मुझे कार खरीदेंगे, कार खरीदने का काम पापा करेंगे. तो यहाँ पर जब मी को बाहर ले जाओगे तो आप कुछ ऐसा बोलोगे, फादर विल बाई अ कार टू मी की फॉर मी. यहाँ पर क्या बोलोगे? टू मी की फॉर मी. For me. Form is going to be correct over here. So these types of examples you are gonna be like getting a lot while practicing. So just keep in mind कि आप जो
इसे इनडायरेक्ट सब्जेक्ट कहते हैं बाय द वे, जो मी होता है नाम वाले को, बट क्या फ़र्क पड़ता है, आपको सिंपली जानना है कि अगर लास्ट में लगे तो कैसे यूज़ होता है। लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स गोना बी लाइक, वह खाना बनाने में बिजी थी। He was शी वॉज बिजी to cook. कुकिंग फूड, इज दैट क्लियर? तो शी वॉज बिजी कुकिंग फूड, वह खाना बनाने में बिजी थी। बिजी के बगल में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे, तो शी वॉज बिजी कुकिंग फूड, मैं काम करने में बिजी हूँ। I am busy to आई एम बिजी I am busy Doing to the cook work. food. आई एम बिजी डूइंग द वर्क, मैं काम करने में बिजी हूँ। वह इंग्लिश सीखने में बिजी होगा, वह इंग्लिश सीखने में बिजी होगा। ही विल बी बिजी लर्निंग इंग्लिश, ही विल बी बिजी लर्निंग इंग्लिश, कुछ इस तरीके से आप बना दोगे। अब यहाँ पर चाहो तो शॉर्ट भी कर सकते हो, ही विल बी को शॉर्ट करो सिंपल, सो आप सिंपल बोल दो ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, सॉरी ही विल बी बिजी लर्निंग इंग्लिश। ओके, तो ही विल बी बिजी लर्निंग इंग्लिश, ट्राई करो, और जितने भी कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ कर सकते हो दैट विल रियली बी ऑसम थिंग। ओके, तो ही विल बी बिजी लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखने में बिजी होगा, क्योंकि वह इंग्लिश सीखने पे तुला हुआ है। because बिकॉज He went on बिकॉज ही इज बेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश, ही इज बेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश। तो ही इज को शॉर्ट फॉर्म अगेन यहाँ पर हिज कर सकते हो, तो ही विल बी बिजी लर्निंग इंग्लिश बिकॉज ही इज बेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश, समथिंग लाइक दिस। अभी हम ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है, जैसे इंग्लिश इंग्लिश दोबारा आ रहा है, तो यहाँ पर आप उसे मिस कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन अभी हम एक वर्ड को लगाकर देखेंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना, आगे चल के फिर इन शॉर्ट्स का उसका यूज कर सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो ही विल बी बिजी लर्निंग इंग्लिश बिकॉज ही इज बेंट ऑन, इज दैट क्लियर? yes, इज बेंट ऑन, लर्निंग लगा सकते हो अगर ज़्यादा मीनिंग ना निकले तो, ही इज बेंट ऑन लर्निंग, वो लर्न करने पे बिजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट्स गोना बी लाइक, अब बारिश होने की उम्मीद थी, आज बारिश होने की उम्मीद थी। it was इट वॉज सपोज it इट वॉज सपोज टू रेन। अब यहाँ पर देखना कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ, पहला हो गया दैट्स गोना बी लाइक, सपोज टू तो हो ही गया, इसको चाहिए था बोलते हैं, सॉरी चाहिए बोलते हैं। देन सपोज टू के बाद इज एम आर सपोज टू, आई मीन टू बी, टू बी में भी इज एम आर प्लस सपोज टू अगर आप बोलते हो तो इसका मतलब होता है चाहिए, चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप बोलोगे वाज व प्लस सपोज टू, तो इसका मतलब हो जाएगा चाहिए था, ठीक है ना, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था वटेवर, तो इसका भी मतलब हो जाएगा चाहिए था। लेकिन जब ये चाहिए था बोलते हो, चाहिए और चाहिए था, तो यहाँ पर आप मिली उम्मीद की बात करते हो, किसकी बात करते हो? उम्मीद की बात करते हो, एक्सपेक्टेशन की बात करते हो, एक्सपेक्टेशन। यू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशन, यू टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलराइट, यू टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो व्हेनेवर यू यूज सपोज टू एंड सपोज टू बी के साथ, तो वहाँ पर उसका मेल यूज होता है एक्सपेक्टेशन के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ना कि सलाह देने के लिए। तो अगर आप बोलते हो कि यू आर सपोज टू गो, तो सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भैया तुमसे एक्सपेक्टेशन है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें अब जाना चाहिए, तो यू शुड गो नाउ, इज दैट क्लियर? yes, सो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। तो इनका मतलब चाहिए था, लेकिन एक्सपेक्टेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। आगे बढ़ते हैं, शुड का मतलब होता है चाहिए, इसका भी मतलब होता है चाहिए। आगे चल के आप पढ़ोगे शुड हैव, अभी तो नहीं पढ़ा तो डोंट वरी अबाउट दिस। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, तो यहाँ पर इनका यूज होता है सलाह देने के लिए, किसके लिए? एडवाइस के लिए, कि जब किसी कोई काम करने के लिए कहते हो भैया तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, मैं सलाह दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, आई एम एडवाइजिंग यू टू लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इनका यूज होता है सलाह देने के लिए। आगे अभी आपने ये भी देखा कि हैव टू हैव, और यहीं पर अगर मैं बोलूँ कि शुड हैव, इसको शुड हैव को यहाँ से अभी हटाते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा इसके बारे में मैंने बताया नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक शुड हैव का मतलब होता है यहाँ पर पास होना चाहिए, ठीक है ना। शुड का मतलब चाहिए, शुड हैव पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है पास होना चाहिए। अगेन इसको ध्यान रखना कि ये पास होना बताएगा, तो पास होना बता रहा है, यहाँ पर सजेस्ट दे रहा हूँ, पास होना किसके लिए? एडवाइस दे रहा हूँ यहाँ पर भी, कि तुम्हारे पास पास होना चाहिए, सलाह दे रहा हूँ कि भैया तुम्हारे पास एक गन होना चाहिए, यू शुड हैव अ गन, तुम्हारे पास कुछ पैसा होना चाहिए, यू शुड हैव सम मनी। तो हम एडवाइजिंग कि तुम्हारे पास कुछ पैसा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो अल्टीमेटली आपने देखा सपोज टू का मतलब चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। शुड का मतलब चाहिए एडवाइस के लिए। और यहाँ पर लास्ट जो आपने देखने वाले हो, हैव टू हैव बोलो, या तो हैज़ टू हैव बोलो, और यहाँ पर हैड टू हैव। इनका यूज होता है कंपल्शन के लिए, मजबूरी के लिए, इज दैट क्लियर? तो इसका भी Yes. मतलब होता है पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए। हैव टू हैव मतलब पास होना
चाहिए, लेकिन इनका यूज होगा कंपल्शन के लिए, जब आप मजबूरी की बात करोगे। कंपल्शन, मैं बोलूँ कि भैया तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, मजबूरी है, एक तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, अदरवाइज कोई काम नहीं होगा, तो यू हैव टू हैव मनी। तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए अगर तुम इस इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हो, तो यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इफ यू वांट टू क्रैक दिस इंटरव्यू। तो अल्टीमेटली व्हेन यू टॉक अबाउट कंपल्शन एट दैट टाइम और रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम हैव टू हैव यूज्ड इट, एंड मेनली यहाँ पर हम कंपल्शन की बात करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। और ऐसे यहाँ पर हैव टू हैव का मतलब पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए था। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग वाले, शायद यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैंने सभी को कवर कर दिया। सो मेक श्योर कीप देम इन माइंड, एंड रिमेनिंग वंस तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट्स गोना बी लाइक राम मेरे साथ स्कूल जाया करता था, क्या बोलोगे? राम इज राम यूज्ड टू गो टू स्कूल विद मी। इज दैट क्लियर? राम यूज्ड टू गो, मेन संडे से राम जाया करता था, तो आप बोलोगे राम यूज्ड टू गो, सिंपल। तो राम यूज्ड टू गो, राम जाया करता था। राम मेरे साथ स्कूल जाया करता था, राम यूज्ड टू गो टू स्कूल विद मी। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अब यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो, यूज टू को हटाकर वुड लगा दो, राम वुड गो टू स्कूल विद मी, काम खत्म। देन तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, व्हाट विल यू से? यू शुड मनी। नो, यू शुड। अब ध्यान रखना, शुड के बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कीप इन माइंड। यू शुड, जितने भी आपके मॉडल्स हैं इंक्लूडिंग विल, उन सब के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे अगर वो उनका बेस फॉर्म में है। तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, हाउ विल यू से? यू शुड हैव मनी। यू शुड हैव मनी, क्योंकि यहाँ पर पास होने की बात कर, तो मेन वर्ब होना हो जाए, पास होना हो जाएगा। तो यू शुड हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। और इस तरीके से आप रिमेनिंग को भी बना सकते हो। वी विल प्रैक्टिस देम प्रॉपर्ली एंड देन विल बी गोइंग अहेड। लेट्स गो थ्रू देम। तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, यू शुड हैव मनी। यहीं पर अगर मैं बोलता हूँ कि भाई तुम्हारे पास जरूर पैसा होना चाहिए, तो आप बोलोगे यू मस्ट हैव मनी, ठीक है ना? यू मस्ट हैव मनी। ओके, मैंने बोला यार मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्या बोलोगे? आई कुड, आई कैन हैव सम फ्रेंड्स, पहला तो ये हो गया। और यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो आई कुड हैव सम फ्रेंड्स, ठीक है ना? आई कुड हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हो सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज दैट्स गोना बी लाइक तुम्हारे पास शायद पैसा ही पैसा हो, तुम्हारे पास शायद पैसा ही पैसा हो। यू मे हैव, यू मे हैव, शायद लग गया इसलिए मे आ जाएगा, और पास होने की बात हो रही है इसलिए हैव लग जाएगा। तो मे के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि हैव है। तो यू मे हैव पैसे ही पैसा, तो पैसे ही पैसे को बोलोगे नथिंग बट मनी, ठीक है ना? तो यू मे हैव नथिंग बट मनी। इज दैट क्लियर? यू मे हैव नथिंग बट मनी, तुम्हारे पास शायद पैसे ही पैसा होगा। उसे तैयार होना चाहिए। ही शुड रेडी। ही शुड, अगेन कुछ ना कुछ यहाँ पर आप लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए। तो ही शुड हैव रेडी, ही शुड बी रेडी, क्या लगेगा? He should be ready. ही शुड बी रेडी। जब मैं बोलता हूँ उसे तैयार होना चाहिए, तो उसे कुछ होने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? कुछ की बात कर रहा हूँ कि क्या होना चाहिए, उसे तैयार होना चाहिए। तो वहाँ पर बोलोगे बी। टू हैव का सेंटेंस नहीं है, टू बी का सेंटेंस है। तो ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द केसेज में इंग्लिश में आपको मेन वर्ब पहचानना पड़ेगा। क्या पहचानना पड़ेगा? मेन वर्ब। और मेन वर्ब पहचानना सबसे ज़्यादा आसान है अगर आप एक चीज़ को ध्यान रख लो कि किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब को पहचानना है, तो या तो वो टू बी होगी, मेन वर्ब की बात करता हूँ, ठीक है ना? या तो वो टू हैव होगी मेन वर्ब, या तो वो टू डू होगी। इसके अलावा मेन वर्ब आपको नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर इसको याद रख लिया तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि अब लगाना क्या है। यहाँ पर टू भी लगाना है, टू हैव लगाना है, टू डू लगाना है। टू डू होगा तो एक्शन को बताएगा। टू डू क्या बताता है? एक्शन को बताता है, सिंपल सी बात है। तो अगर एक्शन की बात है तो आपको कोई टेंशन ही नहीं, आना जाना, खाना उठना, बैठना, नहाना धोना कुछ भी आ गया, एक्शन की बात करें टू डू को हो जाएगा। टू भी पास होना बता, टू भी कुछ कहीं होना बताता है, टू हैव पास होना बताता है। तो इजीली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? Yes. Okay. So these are the things I have asked you enough questions right now, and in this way you guys have to answer them. मैंने बोला यह वाला मेरा होगा और वह वाला तुम्हारा होगा, क्या बोलोगे? This one is mine. This one will be mine. This one will be mine. तो यह वाला मेरा होगा और वह वाला तुम्हारा होगा, and that one will be yours. That one will be yours. वह वाला तुम्हारा होगा, कुछ इस तरीके से। एंड सिमिलरली फाइव से कि ये वाले हमारे होंगे, वे वाले उनके होंगे, क्या बोलोगे? These ones will be ours and वे वाले उनके होंगे। Those ones will be theirs. Similar. So these ones will be ours and those ones will be theirs. कुछ इस तरीके से। तुम मेरे हो, you are mine. Okay. तुम उसके हो, किसी लड़की के, You are you are hers. Something like this. यह मेरी चाबी है। This is my key. This is my This is my key. This is my key. Simple. This is my key है, मेरी चाबी है।
ये चाबी मेरी है, This key is दिस mine. की इज माइन, यह इसका है। सपोज मैंने बोला कि यह इसकी पेन है, क्या बोलोगे? This is his. इट्स This is इट्स पेन, यह इसकी पेन है, यह इसकी बुक है, इट्स बुक। इज दैट क्लियर? yes. Yes. sir. जब मैं बोलता हूँ सपोज कोई किसी टैबलेट की पेन है, ठीक है ना, अब मैं बोलता हूँ कि ये इसकी पेन है, तो जब किसकी पेन है मतलब किसी वस्तु की पेन है, तो वहाँ पर इट्स का यूज़ करूँ। या इसकी बुक है मतलब सपोज कुछ रखा हुआ है, कोई बंडल रखा हुआ है और मैं कहता हूँ कि यह बुक इसकी है, तो वहाँ पर बोलोगे इट्स बुक। इज दैट क्लियर? Yes. Yes. सो इन दिस वे एग्जैक्टली वी आर गोना बी गोइंग अहेड। अभी 7:15 है, क्या बोलोगे? Now It's 5:15 past 7. इट्स 7:15 पहला तो ये आप बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो इट्स क्वार्टर, ठीक है ना, इट्स क्वार्टर पास्ट 7। तो वेल इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। एंड इफ आई से लाइक अभी 7:45 है, अभी 7:45 है, वहाँ पर नाउ लास्ट लगा सकते हो। It is इट्स 7:45. 15 टू आप 8 बोल सकते हो। 7:45 मतलब 8 बजने के लिए 15 मिनट है, या तो आप बोल सकते हो इट्स क्वार्टर टू 8, या तो आप बोल सकते हो इट्स 45 past 7। Is that clear? yes. So exactly in this way you guys have to go ahead and it's gonna be pretty much easy peasy. And in this way you have to keep going ahead. Make sure you keep translating the sentences. This is really a must. And apart from this particular thing, you have to ask questions too. Okay. Right now I'm asking questions and you are answering them. That's good, and you are taking enough time. But what you guys have to do when you are sitting at home and you are practicing, at that time you have to ask questions to yourself. Okay. And try to first of all translate the sentence so that इस टॉपिक में अगर कोई confusion हो भी तो ट्रांसलेशन के थ्रू गायब हो जाएगा। I mean that will disappear, you will get everything clearly. And after that you have to start asking questions. The way I have been asking questions so far, similarly you have to start asking questions to yourself. और फिर भी अगर दिक्कत आ रही है, अगर माइंड में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो एक काम कर सकते हो, बुक में जाओ, कोई भी सेंटेंस लो, ट्राई करो उसको ट्रांसलेट करने की। आई एम रिपीटिंग, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका लेवल क्या, अगर आप जानना चाहते हो कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है, तो ये बस सोचने से क्लियर नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, सो नाउ यू नो दैट्स नॉट नेसेसरली यू मे बी गेटिंग स्टक। ओके, तो उसके लिए करना क्या है, जितने भी टॉपिक्स अभी तक मैंने पढ़ा दिए हैं तो उनकी सिर्फ हिंदी मीनिंग जाकर देखो। ये उसकी कार है, इट्स हिज कार, ये तो इट्स हर कार ऐसे हो His जाएगा। car. देन यह लड़का मेरा भाई है, कैसे बनाओगे? ये लड़का मेरा भाई है, This boy is दिस my बॉय इज माई ब्रदर। सिंपल, ऐसे करके सेंटेंस को My ट्रांसलेट brother. करते जाओ। कल तुम्हारा जन्मदिन होगा, कम ऑन मेक इट, कल तुम्हारा जन्मदिन होगा। Hello. कैन यू नॉट हियर मी? Now I can hear. ओके, नाउ यू कैन हियर मी, दैट्स रियली ऑसम। सो या टेल मी, कल तुम्हारा जन्मदिन होगा, हाउ विल यू ट्रांसलेट इट? Uh, Or birthday tomorrow you will be. ध्यान देना, जब भी आप जब जन्मदिन की बात करो, जन्मदिन एक दिन होगा तो वहाँ पर इट का यूज होगा। इट विल बी योर बर्थडे टुमारो, इट विल बी birthday tomorrow. योर बर्थडे Be टुमारो, birthday tomorrow. इट विल बी योर बर्थडे टुमारो। आप यहाँ पर ये मत कर देना कि टुमारो विल बी योर बर्थडे, ठीक है ना, टुमारो। Yes. This is going to be actually wrong, so don't make it like this. So it will be your birthday tomorrow. In this way you have to translate the sentence. And इस तरीके से आप बना सकते हो किसी भी सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस ले लो। मैंने बोला अप्रैल है, आपने पूछा कौन सा महीने चल रहा है, मैंने बोला अप्रैल है भाई, क्या It बोलो? is April. इट्स अप्रैल। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला 4:15 बजे हैं भैया, बताओ जल्दी से, 4:15 बजे हैं। It's 4:15. 8 4:15। यहाँ पर इस 4:15 o'clock ना बोलना, ठीक है ना, क्योंकि ओ क्लॉक सिर्फ क्लॉक घंटे के लिए होता है, लाइक 7 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, कुछ इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, एंड यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल सीरियसली। ओके, ये भी आप 5 बजने में 5 मिनट बाकी थे, क्या बोलोगे? It Five. wa- इट वॉज 5 मिनट past. बाकी थे, 5 मिनट बाकी थे, तो 5 मिनट्स रिमेनिंग बोलोगे। इज दैट क्लियर? इट वॉज 5 मिनट्स minute रिमेनिंग, या तो लेफ्ट बोलो, to रिमेनिंग बोल सकते हो, 5. लेफ्ट बोल सकते हो, टू 5, कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बना दोगे। एनी कंफ्यूजन? No. आई हैड रादर टाइप हियर, सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, मैंने बोला यहाँ पर रिमेनिंग के लिए रिमेनिंग बोल दो तो लेफ्ट बोल दो, तो आप बोलोगे इट वाज 5 मिनट्स रिमेनिंग बोलो, या तो लेफ्ट बोलो टू 5 बजने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर Yes, 5 sir. बोलो तो 5 o'clock बोलो, अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बट इन दिस वे दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज गोइंग टू बी ट्रांसलेटेड। वह तुम्हारी मदद करने का आदी है, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। He was. वह तुम्हारी he मदद करने का आदी है। He He was is. ही He is having fever. इज
आदि है मतलब यूज टू, ये तो ही इज इन द हैबिट ऑफ, कुछ भी यूज कर लो तो ही इज यूज टू, तो ही इज इन द हैबिट ऑफ हेल्पिंग यू। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो इन दिस वे यू गाइस हैव टू आस्क क्वेश्चंस। अगर आप आंसर दे पा रहे हो दैट्स रियली ऑसम, आपको ज़्यादा ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो विच मीन्स आपको ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस बट यू हैव टू प्रैक्टिस। सिमिलरली इफ आई सेड लाइक जाने के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेट्स गो अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट्स गोना बी लाइक तुम डांस करते करते उब गए होगे, या तो वह डांस करते करते उब गया, क्या बोलोगे? He is tired of dancing. ही इज उब गया, ही इज सिक ऑफ डांसिंग, या तो ही इज फेड ऑफ विद डांसिंग, कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। वह इंग्लिश सीखने में बिजी होगा, He will be busy to learning. Easy to learn English. दैट्स एक्चुअली रॉन्ग। बिजी के बगल में आप वर्ब के साथ एनजी लगा, तो ही विल बी बिजी लर्निंग इंग्लिश। सो कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। यहाँ पर आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो। लेट मी गो थ्रू दैट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल टू टॉकिंग अबाउट दीज रूल्स ओवर हियर। जो आपने वर्ड्स देखा था यहाँ पर अनेबल टू के साथ रेडी टू, फ्री टू, एक्साइटेड टू, बॉर्न टू, बाउंड टू, सपोज टू, अबाउट टू, एबल टू, अनेबल टू, यहाँ तक आप सबके बगल में टू लगाओगे, टू के बगल में वर्ब के साथ आएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। इसके बाद कैपेबल ऑफ, यूज टू, इन द हैबिट ऑफ, फॉन्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, स्कैर्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, सिक ऑफ, फेड अप विद एंड बेंट ऑन। साथ ही साथ बिजी को भी ऐड कर लेना। इन सब के बगल में आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे। इज दैट क्लियर? Yes. Yes. With the help of all these things, you have to practice them. So just make sure you practice properly. Okay? इसके बाद कोई confusion हो तो आप बता सकते हो, otherwise we'll be going ahead directly. तो ये सारा का सारा आपने देखा। तो this is the way you have to practice and go through all these examples. अगर possible हो सारे examples की practice कर लो। अगर इतना समय नहीं मिलता तो उन examples की practice करो जो डायरेक्टली आपके spoken में इफेक्ट करने वाले हैं। The way I have asked you to practice, so practice all of them. So these are the things you have learnt and you have learnt about the models too. So I don't really think there's anything else to cover. So ये आपने देखा। अब हम मेनली बात करने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस की, ठीक है ना? So let's get a screenshot of it and then we'll be going ahead. निगेटिव सेंटेंस में कुछ भी टेंशन नहीं लेना, आगे चल के भी हम बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। तो what we are gonna be doing here at library, let's go. So these are the sentences we have asked. इन सभी सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कर लें जितने भी सेंटेंस आज पूछे। हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं बिकॉज वी हैव टू लर्न समथिंग न्यू टू। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है द यूज ऑफ नॉट, मतलब नॉट का यूज कैसे करते हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, ठीक है ना? तो जस्ट फोकस ओवर ये। नॉट मतलब होता है क्या? नॉट मतलब क्या होता है? नहीं। नॉट मतलब होता है नहीं, मतलब जब भी आप निगेटिव सेंटेंस को बनाओगे तब वहाँ पर नॉट का यूज कर दोगे। एक और ऑप्शन यहाँ पर देता हूँ, वहाँ पर नो का भी यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो? No. अब नो और नॉट में अंतर होता है, कहीं पर नो का यूज होगा, कहीं पर नॉट का यूज होगा। लेकिन अगर मैं सिंपली बात करूँ तो किसी भी सेंटेंस का निगेटिव नॉट की हेल्प से बना सकते हो, ठीक है ना? अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसका निगेटिव नॉट की हेल्प से बन जाएगा। कुछ सेंटेंस है जिनका निगेटिव नो की हेल्प से भी बनता है, तो नो को हम लास्ट में कवर करेंगे बाद में। अभी के लिए हम सिंपली नॉट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. चलो जी, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ कि सुनो अच्छे से, जस्ट दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि अभी तक जितने भी रूल्स देखे, आपने टू बी टू हैव के बारे में देखा, ठीक है? यू लर्न अबाउट टू बी टू हैव। आपने टू बी के बगल में कुछ वर्ड्स को भी लगाया, रेडी टू, फ्री टू, उनके बारे में भी देखा। आपने मॉडल्स के बारे में देखा। अच्छा, डोंट मेक नॉइज ओवर हियर। तो आपने मॉडल्स के बारे में देखा, कुछ इस तरीके से आपने इन सब के बारे में देखा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर, जितने भी देखा वहाँ पर बस आपको ये पता करना है कि कौन हेल्पिंग वर्ब है, कौन मेन वर्ब है, ठीक है ना? जो कि पता करना बहुत ही आसान है। अभी मैं बताता हूँ क्या करना है। तो आपको सिर्फ इतना पता करना है कि जो भी पर्टिकुलर सेंटेंस दिया हुआ है, जो भी पर्टिकुलर रूल दिया हुआ है, वहाँ पर बस ये पता कर लेना है कि वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, बस इतना, कि सिर्फ मेन वर्ब है, ठीक है ना? तो मैं आपको इसके लिए स्पेशल ट्रिक बता रहा हूँ, सिर्फ आपको मेन वर्ब को याद कर लेना है, दैट इज इट। तो हैव, हैड, हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, ये सारी की सारी मेन वर्ब, बाकी सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. क्या बोला, अच्छे से ध्यान रखना है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मैंने बोला हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, ये सारी की सारी मेन वर्ब और बाकी सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब। अगर यहाँ पर थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में जानना चाहोगे तो भी बताता हूँ। यहाँ पर टू बी और टू हैव, ये दोनों मैंने शुरू में बताया था, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। सुनो, Yes. यहाँ Yes, पर sir. इज, एम, वाज, व एंड विल बी, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। तो यहाँ पर मेनली हम इज एम आर को यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर इज एम आर, वाज वर हेल्पिंग वर्ब हो गए, यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब है और बी अगेन मेन वर्ब। तो यहाँ पर देखना, ऊपर बी हेल्पिंग वर्ब है और नीचे वही भी यहाँ पर मेन वर्ब हो गया। सुनो, Yes, sir. तो अल्टीमेटली ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। सिमिलरली अगर मैं हैव की बात करूँ तो ये भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली हैव, हैज, हैड एंड विल हैव। Will have. तो व्हाट आई एम सेइंग, बाय द वे यहाँ विल हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पर, और अगर हैव को देखोगे तो हैव यहाँ पर मेन वर्ब है। तो यहाँ पर जो हैव यूज हुआ ये हो गया एज अ मेन वर्ब। इज दैट क्लियर?
और बाकी ये दोनों भी हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, मेन वर्ब भी हो सकते हैं, तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। तो मैंने क्या बोला, टू बी और टू हैव ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, मेन वर्ब भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। इज दैट क्लियर? Yes. अब हम बात करते हैं जितने रूल्स अभी तक हमने देखे, हमने टू बी को देखा, हमने टू हैव को देखा, हमने मॉडल्स को देखा, इंटरमीडिएट मॉडल्स को हमने देख लिया। तो जितने भी रूल्स अभी तक हमने देखे, वहां पर टू बी और टू हैव क्या होते हैं, तो वहां पर मेनली टू बी को आपको एज अ हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करना है, अल्टीमेटली इज एम आर वाज वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करना है, और टू हैव को मेन वर्ब कंसीडर करना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अगर टू हैव को आपने हेल्पिंग वर्ब मान ले तो गलत हो जाएगा, वो गलत नहीं होगा, सही रहेगा, बट मोस्टली हम स्पोकन में उसको एज अ मेन वर्ब समझकर ट्रीट करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes. चलो तो बात करते हैं मेन वर्ब कौन कौन सी है, तो हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। इनमें से 5 वर्ड्स में से जो 5 ग्रुप है, इनमें से कोई भी कहीं पर भी मिल जाए वो सारी सारी मेन वर्ब है, और अगर ये नहीं मिलते तो सारी सारी हेल्पिंग वर्ड्स हैं। इज दैट क्लियर? Yes. अब बात करते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स की हो, जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि विल बी, जैसे मैंने बोला विल बी, तो अब यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले वाला वर्ड आता है ना, उसी को हेल्पिंग वर्ब मानना, उसी के बगल में नॉट लगा देना। इज दैट क्लियर? Yes. तो विल बी हो गया, विल बी, ऐसे ही आप बोलोगे शुड बी, तो कंफ्यूज मत हो जाना, जो पहला वाला वर्ड है उसी के बगल में नॉट लगाओगे। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अल्टीमेटली अगर मैं पूरा समराइज कर दूं, तो अगर मैं बात करूं नॉट के यूज की, तो सिंपल इतना ध्यान रखना कि नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बगल में होता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, तो उस पर्टिकुलर नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बगल में लगा दो, नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बगल में लगा दो, उसका निगेटिव बन जाएगा। अब आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, तो कुछ नहीं, आपको मेन वर्ब याद कर लेना कि ये सारी की सारी मेन वर्ब है, इनके अलावा सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है, जिनके बगल में हमें नॉट लगाना है, और नॉट लगाकर हम उनका निगेटिव बना देंगे। इज दैट क्लियर? Yes, Yes. sir. अब बात करते हैं इनके अलावा जो मेन वर्ब है उनका निगेटिव कैसे बनेगा, वो तो हम कल देख लेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। अब हम एग्जैक्टली ट्रांसलेट करते हैं कुछ एग्जांपल्स को, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। सो व्हाट आई से, जैसे मैंने बोला मैं जा सकता हूँ, आप क्या बोलोगे? I can go. आई कैन को स्टार्ट करते इज एम आर एबल से, तो सपोज दैट्स गोना बी लाइक मैं तैयार हूँ, तो आप बोलोगे आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। और इसी का निगेटिव हो जाएगा मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम I नॉट, am not ready. आई एम नॉट रेडी। सो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट को लगा रहे हो। और कैसे पता चले कोई हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, सिंपली ये ध्यान रखना कि हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, अगर ये आ गए तो वहाँ पर वो मेन वर्ब है, अदरवाइज वो हेल्पिंग वर्ब है। इज दैट क्लियर? Yes. sir. चलो तो आई एम रेडी मैं तैयार हूँ, आई एम नॉट रेडी मैं तैयार नहीं। सिमिलरली फाइसिकली तुम तैयार थे तो क्या बोलोगे? यू वर रेडी, तुम तैयार थे, और तुम तैयार नहीं थे, यू You were not ready. वर नॉट रेडी। यहाँ पर शॉर्ट भी कर सकते हो, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म आपको दिखाऊंगा। तो यू वर रेडी, यू वर नॉट रेडी। सिमिलरली वह मेरा भाई होगा, वह मेरा भाई होगा, He's my He brother. will be नॉट रेडी, ही brother. विल बी माई ब्रदर, ही विल बी माई ब्रदर, वह मेरा भाई होगा। एंड वह मेरा भाई नहीं होगा तो क्या बोलोगे? ही He will not be. विल नॉट बी माई ब्रदर। ध्यान देना जो पहला वर्ड आता है ना उसी के बाद में आपको नोट लगाना है, तो ही विल नॉट बी माई ब्रदर। बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला निगेटिव सेंटेंस को बनाना। आगे मूव करते हैं, एंड दैट्स गोना बी लाइक तुम्हारे पास पैसा है, क्या बोलोगे? You have money. यू हैव मनी, यू हैव मनी। इसका निगेटिव आप बना सकते हो, आप बोल सकते हो यू हैव नॉट मनी, ठीक है ना, गलत नहीं होगा। बाय द वे यहाँ पर यू हैव मनी को हटा देते हैं, आगे चल के एक्सेप्शन आगे चल के बात करेंगे ऐसा क्यों। तो तुम्हारा एक दोस्त है, यू हैव अ फ्रेंड ले लो, यू हैव अ फ्रेंड, तुम्हारा एक दोस्त है, और तुम्हारा एक दोस्त नहीं तो आप बोल दो यू हैव नॉट अ फ्रेंड, ठीक है ना, यू हैव नॉट अ फ्रेंड, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप नॉट लगा सकते हो एज ए हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये ज़्यादा स्पोकन में यूज़ नहीं होता है, ठीक है जी। अगर आपको हैव को कंसीडर करना है एज ए हेल्पिंग वर्ब, दैट्स गोना बी राइट, बट ज़्यादा स्पोकन में यूज नहीं होता। यहाँ पर इसको मेन वर्ब मानेंगे, और अगर हमने हैव को मेन वर्ब मान लिया तो मतलब उसके बगल में नॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हमें नॉट लगाया तो हेल्पिंग वर्ब के बगल में लगाना है। ये सुनो, नॉट हमें हेल्पिंग वर्ब के बगल में ही लगाना है, मेन वर्ब के बगल में नहीं लग सकता। तो अगर सेंटेंस में मेन वर्ब, तो हम क्या करेंगे, उसका निगेटिव कैसे बनाएंगे वो हम कल देख लेंगे। अभी जस्ट फोकस ऑन हेल्पिंग वर्ब। इज दैट क्लियर? Yes. तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस भी मैं यहाँ से हटाता हूँ, बिकॉज सेंटेंस तो सही है ग्रामेटिकली, बट ज़्यादा हम स्पोकन में यूज नहीं करते, तो इसका भी निगेटिव जस्ट लीव इट, हम कल बना लेंगे। देन तुम्हारा एक दोस्त था तो आप बोलोगे यू हैड अ फ्रेंड, तुम्हारा एक दोस्त नहीं था तो आप बोल सकते हो यू हैड नॉट अ फ्रेंड, लेकिन हम इसको ज़्यादा इस तरीके से यूज नहीं करते हैं ग्रामर में, तो कुछ इस तरीके से आगे मूव करें। ग्रामर में सही है तो प्लस स्पोकन में सही नहीं होता, कीप इन माइंड। मैं बोल तुम्हारा एक दोस्त होगा तो आप बोलोगे यू विल हैव अ फ्रेंड, यू विल हैव अ फ्रेंड। यहाँ पर इसका निगेटिव बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर विल आ गया, तो आप बोल दोगे यू विल नॉट हैव अ फ्रेंड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यहाँ पर जो पहला वर्ड है विल, वो हेल्पिंग वर्ब है, बाकी आपको पता है कि हेल्प हैव तो पहले से ही मेन वर्ब है, तो यहाँ पर विल आ गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग हम इसका निगेटिव बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वह सफाई कर सकता है, हाउ विल यू से, वह सफाई कर सकता है, He can ही कैन क्लीन, clean. ही कैन क्लीन, वह सफाई कर सकता है, और वह सफाई नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट can't clean. क्लीन, ही कैन नॉट क्लीन। और शॉर्ट फॉर्म कैन नॉट का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है कि कैन नॉट को हम ऐसे लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखते, कैन और नॉट अलग अलग नहीं लिखेंगे, कैन नॉट को साथ में ही लिखेंगे, ठीक है ना।
अगर आप ऐसे बोल दे कि ही कैन नॉट, मतलब यहाँ पर दोनों के बीच में स्पेस अगर आपने लगा दिया कुछ इस तरीके से, दैट्स गोइंग टू बी रॉन्ग। दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, आप बोलोगे ही कैन नॉट क्लीन। एंड सिमिलरली वह साफ कर सकता था, ही कुड क्लीन, और वह साफ नहीं कर सकता था तो क्या बोलोगे? ही कुडंट क्लीन। ही कुडंट क्लीन मतलब कुड नॉट क्लीन, तो यहाँ पर बीच में स्पेस लगा सकते हो, चलेगा। ही कुड नॉट क्लीन, तो कैन एक एक्सेप्शन है जिसको आपको अपने माइंड में रखना है। कैन नॉट दोनों शॉर्ट साथ में आते हैं, बाकी सबके आपके डिपेंड करता है आपके ऊपर ही मीनिंग का। वह साफ कर पाएगा तो ही विल बी एबल टू क्लीन, ही विल बी एबल टू क्लीन, और वह साफ नहीं कर पाएगा, कम ऑन मेक इट, ही विल नॉट बी एबल टू क्लीन। आप शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट करने के आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपके ऊपर दे दिया। विल नॉट को शॉर्ट करके वर्ड बना दो, कुड नॉट को कुडंट, कैन नॉट को कांट, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। लास्ट में मैं शॉर्ट फॉर्म को दे दूंगा सो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ही विल नॉट बी एबल टू क्लीन। नेक्स्ट वन, एंड दैट्स गोना बी लाइक गेट एंग्री, मतलब होता है गुस्सा होना, तो तुम्हें गुस्सा होना चाहिए, क्या बोलोगे? यू गेट एंग्री। यू शुड गेट एंग्री, यू शुड गेट एंग्री। अब ध्यान देना, एक स्पेशल चीज यहाँ पर बताता हूँ, कीप इन माइंड। कोई भी क्वालिटी वाला वर्ड, क्वालिटी वाला वर्ड मतलब जो आपकी क्वालिटी बताते हैं, ठीक है ना, भूखा, प्यासा, दोस्ताना, अमीर, गरीब, और क्या हो सकता है, ताकतवर, कमजोर, ठीक है ना, सुंदर, ये सारे हो गए क्वालिटी वर्ड्स। सो आई एम टॉकिंग अबाउट मेनली क्वालिटी वर्ड्स ओवर हियर, जस्ट अ सेक। क्वालिटी वर्ड्स मतलब मैं एडजेक्टिव की बात करूँ, अगर ग्रामर में जाओगे तो उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। उनको और सिंपल शब्द में बताओ तो क्वालिटी वर्ड्स है, जो आपकी क्वालिटी बताते हैं। तो जो भी क्वालिटी वाले वर्ड्स हैं उनके आगे बी या तो गेट लगा दो, वो मेन वर्ब बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? मैंने बोला हंग्री तो बी हंग्री या तो गेट हंग्री, मतलब हंग्री होना। इज दैट क्लियर? मैंने बोला रिच तो बी रिच या तो गेट रिच। मैंने बोला फ्रेंडली तो बी फ्रेंडली या तो गेट फ्रेंडली। मैंने बोला सपोज एंग्री तो बी एंग्री या तो गेट एंग्री। इज दैट क्लियर? यस। तो वहाँ पर बी और गेट लगा सकते हो, और वहाँ पर मेक भी लगा सकते हो। मेक का मतलब होता है बनाना, लाइक मेक एंग्री मतलब गुस्सा कराना, गुस्सा कर देना सब किसी को। आप ही कारण उसको गुस्सा आ गया तो डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलवाओ। तो अगर मेक यूज करोगे तो वहाँ पर उसे बना रहे हो, उसे गुस्सा बना रहे हो कुछ इस तरीके से, मतलब उसे गुस्सा दिला रहे हो। और बाकी बी और गेट बनाओगे तो गुस्सा होना। इज दैट क्लियर? यस। तो मेक बी और गेट मतलब होता है होना, और मेक का मतलब हो जाएगा बनाना। अब बनाना मतलब गुस्सा बना दोगे उसे, मतलब गुस्सा नहीं बनाओगे, गुस्सा बनाना मतलब दिला देना, ठीक ना। तो इसका मतलब हो जाएगा बनाना, कुछ इस तरीके से। और इनमें इन तीनों बस में कोई किसी को भी लगा सकते हो, मेन वर्ब बन जाएगा वहाँ पर। एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला सपोज रिच क्वालिटी वाला वर्ड है। अब मैं बोलता हूँ कि रिच होना, अमीर होना, तो वहाँ पर बी रिच बोल दोगे या तो गेट रिच बोल दोगे, ठीक है ना। और अमीर बनाना तो वहाँ पर मेक रिच बोल दोगे। इज दैट क्लियर? तो बी रिच और गेट रिच का मतलब हो गया अमीर होना, और मेक रिच का मतलब हो गया अमीर बनाना। मैं कहता हूँ मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, आई विल मेक यू रिच। कुछ इस तरीके से वही सेम वर्ड है रिच, लेकिन हमने 3 वर्ड्स लगा दिए, 3 हमारे पास नई वर्ड मिल गए। इज दैट क्लियर टू यू? यस। तो इस तरीके से आगे मूव करना। यहाँ पर बी और गेट में कंफ्यूजन हो सकता है कि बी और गेट में अंतर क्या, क्योंकि दोनों का मतलब होता है होना। तो बी एंड गोल को बताता है, और गेट का मेनली यूज होता है प्रोसेस के ऊपर। एग्जांपल बताता हूँ, मैंने बोला 11 बजे तैयार रहना, ठीक है ना, 11 बजे तैयार रहना है, ये तो तुम्हें 11 बजे तैयार होना है। तो 2 सेंटेंस हो सकते हैं, यू हैव टू बी, लास्ट में नहा आगे इसलिए हैव टू लगा रहा हूँ, तो यू हैव टू बी रेडी एट 11 o'clock। और सेकंड सेंटेंस हो सकता है, यू हैव टू गेट रेडी एट 11 o'clock। अंतर क्या दोनों में? पहला सेंटेंस यू हैव टू बी रेडी, तो बी का यूज होता है एट द एंड गोल फोकस, लास्ट के गोल पे फोकस होता है, लास्ट में जो आप तैयार हो जाते हो उस पर फोकस होता है। तो अगर आप बोलते हो यू हैव टू बी रेडी एट 11 o'clock, मतलब 11 बजे तुम तैयार होने चाहिए, ठीक है ना। उस समय शुरू नहीं करना तैयार होना, उस समय तुम्हें तैयार ही होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ भैया आई विल कम टू योर होम एट 11 एंड आई विल पिक यू अप, सो यू हैव टू बी रेडी एट 11 o'clock। इज दैट क्लियर? Yes. तो ये लास्ट गोल पे फोकस करता है, 11 बजे तुम्हें तैयार ही होना चाहिए जब मैं आऊँगा। और अगर आप गेट का यूज करते हो तो ये प्रोसेस पे फोकस करता है, यू हैव टू गेट रेडी एट 11 मतलब तुम्हें 11 बजे तैयार होना है, तैयार उस समय तैयार नहीं होना है, जब 11 बजे उस समय तैयार होना शुरू करना है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. आई होप यू गॉट इट। दोनों सेंटेंस में बहुत ज्यादा अंतर है। जब बोलते हो कि यू हैव टू बी रेडी एट 11, यू हैव टू बी रेडी एट 11 मतलब 11 बजे तैयार ही होना है, उस समय तुम तैयार होना चाहिए। लेकिन जब मैं बोलते कि यू हैव टू गेट रेडी एट 11 मतलब 11 बजे तैयार होना है, मतलब तैयार होना शुरू करना है। इज दैट क्लियर? यस। दिस इज द मेनली डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ज़्यादा जैसे ऐसे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करोगे, ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी क्लियर, बट दिस इज इट। तो ये हमने सारा का सारा देखा। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मेनली हम बात कर रहे थे। तो यू शुड गेट एंग्री, तुम्हें गुस्सा होना चाहिए, और तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए तो आप सिंपल बोल दोगे क्या, यू शुड नॉट, क्योंकि वहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब है, तो यू शुडंट, शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म शुडंट हो जाएगा, तो यू शुड नॉट गेट एंग्री। कुछ इस तरीके से आगे मूव करोगे। रिमेनिंग भी कवर कर देता हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस करके उनके अच्छे से कमांड कर लेना उनके। शुड के बाद आता है आपका मस्ट, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने बोला कि आज जरूर बारिश होगी, क्या बोलोगे, इट मस्ट
रेन टुडे, must इट मस्ट रेन टुडे, आज जरूर बारिश होगी, और आज जरूर बारिश नहीं होगी, इट मस्ट नॉट रेन टुडे। अब मस्ट नॉट का भी शॉर्ट फॉर्म होता है, मसंट होता है, आगे चल के भी मैं दे दूंगा, तो सबकी प्रैक्टिस कर लेना। तो इट मस्ट नॉट रेन टुडे, कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। लेट्स गो एंड आज बारिश होनी चाहिए, वहाँ पर ऑट टू का भी यूज कर सकते हो, इट ऑट टू रेन टुडे। अब अंतर पता होना चाहिए कि ऑट टू और शुड मस्ट में इन सब में क्या अंतर है। एंड निगेटिव हो जाएगा इट ऑट, जो पहला वर्ड आएगा उसी वर्ड में नॉट लगा दो, इट ऑट नॉट टू रेन टुडे, रेन टुडे। बाकी आज बारिश होना तो आप बोल दोगे इट हैज़ टू रेन टुडे, इट हैज़ टू रेन टुडे। इसका निगेटिव अभी नहीं बनाओगे क्योंकि अभी अगेन वहाँ पर हैज़ आ गया, मेन वर्ब कहलाता है। यहाँ पर आप बोल सकते हो इट हैज़ नॉट टू रेन टुडे, इट हैड नॉट टू रेन टुडे, चलेगा अगर आप बना रहे हो, लेकिन हम ज़्यादा इसको यूज नहीं करते स्पोकन में, तो इसीलिए हम यहाँ से इसको अवॉइड करेंगे। इज दैट क्लियर? Yes. यहाँ पर ऐसे ही बारिश होना था, आज बारिश होना था, इट हैड टू रेन टुडे, रेन टुडे। इसका भी आप निगेटिव हम नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको पता है इसे एज आ मेन वर्ब ट्रीट करते हैं, और मेन वर्ब का निगेटिव कैसे बनाएंगे तो हम कल देख लेंगे। ऐसे ही आज बारिश होगी तो आप बोल दोगे इट विल बारिश होना होगा तो इट विल हैव टू रेन टुडे, तो इट विल हैव टू रेन टुडे, आज बारिश होना होगा। अब यहाँ पर इसका निगेटिव बन जाएगा तो आप बोल दोगे इट विल नॉट हैव टू will not have to rain रेन today. टुडे, कुछ इस तरीके से। बारिश हुआ करती थी, आप बोलोगे इट यूज टू रेन, इट यूज टू रेन, लेकिन निगेटिव नहीं बनाओ क्योंकि आपको पता है यूज टू मेन वर्ब होता है, तो इसको निगेटिव अभी छोड़ दो। बारिश होने की जरूरत है, इट नीड्स टू रेन, इट नीड्स टू रेन, अगेन निगेटिव नहीं बनेगा, आपको पता होना चाहिए मेन वर्ब है। और बारिश होने की हिम्मत है, भाई जैसे कोई बोलता नहीं, लेकिन हो गया संडेस बनाते प्रैक्टिस करते, इट डेयर्स टू रेन, ठीक है ना। अब कौन बोलेगा इस बारिश होने की हिम्मत है, बट वी आर प्रैक्टिसिंग रूल ओवर हियर, सो दैट इज वाई। या तो आप बोल दो कि सपोज उसमें लड़ाई करने की हिम्मत है, तो आप बोल दोगे ही डेयर्स टू फाइट, ही डेयर्स टू फाइट, उसमें लड़ाई करने की हिम्मत है, और इसका निगेटिव हो जाएगा। ऑफ कोर्स मेन वर्ब तो कल बताएंगे। वह शायद लड़ाई करे, ही मे फाइट, ही मे फाइट, इसका निगेटिव क्या होगा? ही मे नॉट फाइट, सिंपल। और वह शायद लड़ाई करे, ही माइट फाइट, ही माइट फाइट। और वह शायद लड़ाई ना करे तो ही माइट not fight. सो इस तरीके से आप सारा का सारा मूव कर जाओगे। अल्टीमेटली याद क्या करना है आपको? याद ये करना है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बगल में निगेटिव सडेस की यही कहानी है कि हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा दो और सडेस को निगेटिव बना दोगे। इज दैट क्लियर? अगर Yes, सडेस को निगेटिव बना तो हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा दो। अब पता कैसे चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? तो वहां पर आप मेन वर्ब को याद कर लो। मेन वर्ब कौन कौन सी है वो देख लो। टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब्स ओवर हियर, तो आपकी मेन वर्ब्स हो गई हैव टू, सॉरी हैव हैज, Had. पास्ट में हैड, देन यूज्ड टू, Will have. नीड टू एंड डेयर टू। ठीक है ना? कहीं पर भी ये वर्ड्स मिल जाए वो सारी सारी मेन वर्ब है, इनके अलावा सारी सारी हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरीके से आप सडेस को बना दोगे एंड इट्स गोना बी प्रीटी मच इजी। एनी कंफ्यूजन? No sir. तो अल्टीमेटली आपने देख लिया कि किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनाएंगे, कब? जब उसमें हेल्पिंग वर्ब हो तब। अब बात करते हैं किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जब उसमें मेन वर्ब हो। हेल्पिंग वर्ब तो बहुत क्लियर है ना, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगाओ, नेगेटिव बन गया, कोई टेंशन नहीं। मेन वर्ब है तो क्या करेंगे वो हम कल देखेंगे। और आपके माइंड में एक चीज क्लियर होना चाहिए कि चाहे हेल्पिंग वर्ब हो ना हो, अगर सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी ही होगी। इज दैट क्लियर? Yes. दिस इज अ मस्ट। तो अब आपको क्या करना है, सारे सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर लें। दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क कि बुक में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। लेट मी गो थ्रू देम। आप उनकी प्रैक्टिस मत करना, अगर समझ में आ गया तो कर भी लेना, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म है जिनकी आपको प्रैक्टिस करना है। एम नॉट, एंट, इज नॉट, इजंट, आर नॉट, आरंट, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म है जो आपको अगेन यूज करना है व्हाइल प्रैक्टिसिंग। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, प्रैक्टिस कर लेना इन सबकी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब उनकी प्रैक्टिस मत करना, जैसे हैव, हैज, हैड, इनकी प्रैक्टिस मत करना क्योंकि अभी मैंने मेन वर्ब पे निगेटिव नहीं बताया। जिनका मैंने निगेटिव बना दिया उनकी प्रैक्टिस कर लेना। तो आई एम नॉट एक्साइटेड, आई, या तो इनका शॉर्ट फॉर्म आई एंड एक्साइटेड, सारे एग्जांपल्स हैं। जस्ट गो थ्रू ऑल द एग्जांपल्स, ट्राई टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस ऑन योर ओन एंड इट्स गोना बी प्रीटी मच इजी पीजी। इज दैट क्लियर? Yes. ऑलराइट, तो आपको होमवर्क संडेज तो मिल ही जाएंगे। आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट दैट थिंग। सो टॉकिंग अबाउट लेसन 8, सो आप लेसन 8 में चले जाना, आपको संडेज मिल जाएंगे। सो दिस वाज इट इन टुडेज क्लास। मेनली आपने क्या देखा? निगेटिव सेंटेंस देखा, वो भी किसका? जिनमें हेल्पिंग वर्ब होती है उनका। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस उनका जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, मतलब मेन वर्ब होती है। वो भी अगेन बहुत ही ज़्यादा आसान है, जो कि हम कल देख लेंगे। इज दैट क्लियर? Yes Yeah. sir. And in this way we are gonna be going ahead. Just get ready to work hard. Syllabus is gonna be completed really soon. You have to be consistent, क्योंकि अगर बीच में गैप होने लगेंगे फिर हमें सारा का सारा सिलेबस दोबारा कवर करना ही पड़ेगा, एंड दैट विल टेक टाइम। सो जस्ट फॉर 2 months एटलीस्ट बी कंसिस्टेंट। 2 महीने के अंदर मैं खत्म ही कर दूंगा, तीसरे महीने के अंदर मैं आपके स्पोकन के ऊपर फोकस करूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द कोर्स लाइक प्लान। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, विद इन 2 months योर कोर्स इज गना बी कंप्लीटेड। एंड एज फॉर एज द कंटेंट इज कंसर्न, एवरीथिंग इज रेडी। बेसिक से लेकर एडवांस तक जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको कंटेंट चाहिए, एग्जांपल चाहिए, सब कुछ पहले से ही रेडी है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। इज दैट क्लियर?
Yes, sir. All right, so this was it in today's class. Now I'm gonna see you tomorrow. Bye bye. Take care. See you. Okay, thank you, sir. You're welcome.